Hello everyone, welcome to the Victory IS. I'm Yunish Ali, your polity faculty. So now in the next part, what we are going to do, we are going to study about the parliament. In this, we will be discussing about the membership of the parliament and the various the presiding officers of the parliament and various mechanism we follows in the proceedings of the parliament. How we passed on resolutions, how we passed a law, okay? And we will be discussing how the parliament makes the function of ensuring the accountabilities of the executives. So all those things we will be discussing today in these sessions. So let's start. So today the first thing is about the membership of the parliament. Who all are going to be the members? So it has to be basically been decided by the qualifications. ठीक है कि भाई अगर आपको पार्लियामेंट का हिस्सा बनना है तो कौन बन सकता है, तो कुछ क्वालिफिकेशंस हम इंश्योर करेंगे ना. ऐसा तो नहीं कि हर कोई भी आकर आपका इलेक्शन लड़ने लग जाएगा. तो जो क्वालिफिकेशंस होती हैं वो दो जगह लिखी गई है. वन is mentioned in the constitution and one is mentioned in the representation of people's act 1951 RPA 1951. यहाँ दो जगह हमने क्वालिफिकेशंस की बात करी है. जो लोग ये क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे दे विल बी द मेंबर, दे आर अलाउड टू फाइट फॉर द इलेक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट. ओके, सो द कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी है? सबसे पहली चीज आती है आपकी सिटीजनशिप की. यू हैव टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया. ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इंडिया के पार्लियामेंट में जाना चाह रहे हो तो आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए. ठीक है, तो सिटीजनशिप इज द फर्स्ट क्राइटेरिया टू कंटेस्ट फॉर द इलेक्शन. अब यहां पर एक चीज आप ध्यान करिए, सिटीजनशिप एक्वायर करने के वी हैव 5 वेज. इंडियन में 5 तरीके से आप सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हो. तो इन इंडियन कंटेक्स्ट आप किसी भी तरीके से आपने सिटीजनशिप को एक्वायर किया हो, अगर आप सिटीजन हैं तो आप इलेक्शन के लिए लड़ सकते हैं. आप यू आर एलिजिबल टू बिकम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, आप एमपी बनने के लिए एलिजिबल हैं. दूसरा आपका क्राइटेरिया है दैट इज ऑफ एज. इन केस ऑफ राज्यसभा, क्योंकि हमने क्या कहा था, पार्लियामेंट में 2 पार्ट होते हैं, एक राज्यसभा होता है और एक लोकसभा होता है. तो इन केस ऑफ राज्यसभा your minimum age should be 30 years, and in case of Lok Sabha it should be 25 years. ठीक है, 30 में क्योंकि थोड़ा सा हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ी मैच्योरिटी आ गई होगी. ठीक है, तो आपके राज्यसभा में 30 ईयर्स होनी चाहिए, लोकसभा में 25 ईयर्स होनी चाहिए. ठीक है, तो ये हो गई सिटीजनशिप, एज. फिर आपकी कुछ ओथ्स होती हैं. ठीक है, आपने वो ओथ्स ली हो. ठीक है, तो वो एक क्राइटेरिया इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द क्वालिफिकेशन बीइंग मेंशन इन आरपीए एक्ट, या फिर किसी लॉ में आपके और क्वालिफिकेशन लिखी गई हो. आरपीए एक्ट में कौन कौन सी क्वालिफिकेशन दी गई है? आरपीए एक्ट में आपकी क्वालिफिकेशन दी गई है सबसे पहले, सॉरी, यू हैव टू बी द मेंबर, और वी कैन से जो आपकी इलेक्टोरल लिस्ट होती है, यानी कि आप पहले इलेक्टर भी होने चाहिए. ठीक है, यानी कि आपका जो नाम है इट शुड बी मेंशन्ड एज एन इलेक्टर, इलेक्टोरल. ठीक है, तो आपकी जो इलेक्टोरल लिस्ट होती है उसमें आपका नाम होना चाहिए. यू शुड बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर, इलेक्टोरल. ठीक है, इन एनी ऑफ द पार्ट ऑफ दिस कंट्री. ठीक है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज में आपका वहाँ पर नाम होना चाहिए, तब आप उसको कर सकते हो. दूसरा, अगर आप यू आर फाइटिंग फ्रॉम द रिजर्व सीट्स, फॉर एग्जाम्पल SC एंड ST कम्युनिटी, जो कुछ सीट्स होती हैं वो SC ST के लिए रिजर्व होती हैं, तो अगर आप वहाँ पर फाइट कर रहे हो, वहाँ पर आप इलेक्शन लड़ रहे हो, तो इन दैट केस यू हैव टू बी द मेंबर ऑफ SC एंड ST, तभी आप वहाँ पर इलेक्शन लड़ सकते हो. तो ये आपकी कुछ क्वालिफिकेशन 1951 एक्ट में लिखी गई है. ठीक है, अब बात आती है डिसक्वालिफिकेशन की, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई जो क्वालिफाई कर दिया, ठीक है, वो डिसक्वालीफाई भी तो हो सकते हैं. ठीक है, तो डिसक्वालिफिकेशन के लिए भी अगेन वी हैव वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन आरपीए, एज वेल एज एंटी डिफेक्शन लॉ, दैट इज 10th शेड्यूल. यहाँ पर भी कुछ डिसक्वालिफिकेशन के बारे में बात की गई है कि आपकी जब मेंबर हो आप पार्लियामेंट के, तो आपकी मेंबरशिप भी डिसक्वालीफाई हो सकती है. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी चीज़ें लिखी गई हैं? कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहली चीज़ लिखी गई है आपकी, जो सबसे पहली थी सिटीजनशिप वाली. अगर आप सिटीजनशिप छोड़ देते हो, लेट्स से आपने एक फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली, तो हमारी क्या होती है, ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप चली जाएगी.
तो जब आपकी सिटीजनशिप चली गई तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं रहे, ठीक है। वो आपका एक सबसे पहला आपका है क्राइटेरिया कि व्हेन यू लूज योर सिटीजनशिप या फिर यू एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, ठीक है, वो डिस्क्वालिफिकेशन बनती है। दूसरा, इफ़ यू हैव बीन डिक्लेयर्ड अनसाउंड माइंड, ठीक है, किसी कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया भाई आपका दिमाग खराब हो गया, ठीक है, अब आप डिबेट विबेट में क्या ही हिस्सा लोगे, आप ऊट पटांग लॉ बनाओगे, ऊट पटांग डिबेट करोगे, सो इन दैट केस आल्सो यू कैन बी डिस्क्वालिफाइड, ठीक है। अनदर वन इज दैट यू हैव बीन डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट, ठीक है, बाय द कोर्ट कि भाई आपके पास आप दिवालिया हो गए, आपके कुछ पैसा वैसा भी नहीं बचा, इन दैट केस आल्सो यू विल कैन बी कंसिडर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। उसके अलावा आपके 1951 में कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे आपके इलेक्टोरल ऑफेंसेस, ठीक है, अगर आपने मान लिया इलेक्शन के टाइम पर कुछ आपने इलेक्टोरल ऑफेंस कर दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने हेट स्पीच दे दी, ठीक है, या फिर आपने स्पीच दी बेस्ड ऑन द रिलीजन या कास्ट, तब भी आपको कंसिडर किया जा सकता है। या फिर आपने कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस कर दी, ठीक है, आपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में फ्री में आपने पैसे दे दिए ताकि आप मुझे वोट दो, दैट इज़ आल्सो कंसिडर इलेक्टोरल ऑफेंस, ठीक है। तो उसके बेस पर अगर पता चलता है तब भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। और क्या क्राइटेरियाज हैं, आपने गलत एफिडेविट्स आपने फिल कर दिए, ठीक है, आपने गलत डॉक्यूमेंट्स बता दिए कि भाई मैंने फला यूनिवर्सिटी से डिग्री ये ली है, मैं एमए हूँ पॉलिटिकल साइंस में या फिर वहाँ से, बट बाद में पता चला कि वो गलत इन्फॉर्मेशन थी, तब आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आपके एक्सपेंसेस, देयर इज अ सर्टेन लिमिटेशंस कि आप अपनी इलेक्शन में इतना ही खर्चा कर सकते हो, ठीक है, बट आपने उससे ज़्यादा खर्चा कर दिया, वो पता चल गया, तब भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। या फिर आप किसी का कन्विक्ट हो गए, ठीक है, किसी ऑफेंस में जिसमें आपके लेट से आपकी जो सेंटेंस है, प्रिजन सेंटेंस इज मोर देन 2 years, so in that case also you can be again disqualified. So these are the provisions which has been listed down in 1951 act, ठीक है। सिमिलरली द एंटी डिफेक्शन लॉ, इसमें बेसिकली यहाँ पर स्पीकर के पास एक पावर होती है, मान लीजिए कुछ मेंबर्स हैं, ठीक है, या फिर एक देयर इज अ वन पर्सन हु इज इलेक्टेड फ्रॉम द लेट्स से पॉलिटिकल पार्टी ए, ठीक है, और वो हाउस में आते हैं, पॉलिटिकल ए पार्टी पे टिकट पे वो जीतते हैं, ठीक है, बट वहाँ पर जाकर वी सी कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो जो द इंडिविजुअल है, जो एमपी है, वो पार्टी ए की लाइन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इन दैट केस द पॉलिटिकल पार्टी ए कैन से कि भाई ठीक है, ये हमारी पार्टी से हमारे उस पर काम नहीं कर रहा है, तो देन स्पीकर कैन डिसाइड कि भाई इसको हम डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, ठीक है। देयर आर मैनी प्रोविजंस, नॉमिनेटेड मेंबर्स के लिए अलग प्रोविजंस हैं, इलेक्टेड मेंबर्स के लिए अलग प्रोविजंस हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट मेंबर्स के लिए भी प्रोविजंस हैं, ठीक है। कोई इंडिपेंडेंट मेंबर से अगर उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो इन दैट केस आल्सो द स्पीकर हैज अ पावर टू डिस्क्वालीफाई दैट पर्सन, ठीक है। सो दैट इज वी विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन, ठीक है। तो दीज आर द क्राइटेरियाज बेस्ड ऑन दैट डिस्क्वालिफिकेशन। अब बात आती है कि भाई इलेक्शंस हो गया, आप जीत भी गए, अब आप हाउस में आ गए हो, अब क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हो जाएगा आपका ओथ और अफर्मेशन। अब ये कौन करवाता है, ये बेसिकली आपके करवाते हैं प्रेसिडेंट, रिमेंबर दैट, प्रेसिडेंट के सामने ये सारे एमपीज ओथ लेंगे, बट प्रेसिडेंट अब इतने सारे मेंबर्स की तो ओथ करवा नहीं सकते, वी हैव सीन ना 550 मेंबर्स, 543 इज द प्रेजेंट स्ट्रेंथ, इतना टाइम तो है नहीं, तो व्हाट ही डू, ही यूजुअली अपॉइंट्स अ प्रोटम स्पीकर, ठीक है। प्रोटम स्पीकर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कौन होते हैं, तो वो क्या करते हैं, प्रोटम स्पीकर को अपॉइंट करते हैं, एंड द प्रोटम स्पीकर एडमिनिस्टर द ओथ ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर प्रोटम स्पीकर आपकी ओथ एडमिनिस्टर करते हैं, तो ये काम कर दिया आपने, ठीक है। लेट्स से किसी ने ओथ ले ली, मेंबरशिप बन गया और उसको मज़ा नहीं आया, उसने कहा भाई मैं तो अब रिज़ाइन करना चाह रहा हूँ, तो अब रिज़ाइन कैसे करोगे, उसका क्या प्रोविजन है, यू सेंड योर रेजिग्नेशन टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, तो जो आपके होंगे स्पीकर होंगे, आज स्पीकर को जाकर आपने रेजिग्नेशन दे दोगे कि भाई मुझे मज़ा नहीं आ रहा पार्लियामेंट में, आई वांट टू रिज़ाइन, ये होता है, ठीक है। फिर एब्सेंस के कुछ हैं कि मान लेट से आप काफ़ी टाइम से एब्सेंट हो, तो इन दैट केस आल्सो यू कैन बी कंसिडर एज अ डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। नाउ कमिंग टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन कौन होते हैं, तो हमारे दो हाउस हैं, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, तो ऑब्वियसली दोनों के हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर दो अलग अलग होंगे, ठीक है। तो लोकसभा में हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं स्पीकर। अब स्पीकर कौन होते हैं, स्पीकर आर यूजुअली इलेक्टेड फ्रॉम द हाउस इटसेल्फ, यानी लोकसभा में से ही, मान लीजिए ये आपकी लोकसभा है, ये कई सारे आपके लोग हैं,
मेंबर्स हैं, ये लोग डिसाइड इलेक्ट करते हैं अपना स्पीकर। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, यूजली जो पार्टी मेजोरिटी में है वही गवर्नमेंट बना रही होगी, तो जो रूलिंग पार्टी है उसकी मेजोरिटी है, अब वही लोग अगर हम इलेक्ट करेंगे तो उसी की उन्हीं की मेजोरिटी चलेगी। तो यूजली जो हम देखते हैं जो स्पीकर होता है दैट इज फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। ओके, तो स्पीकर आपके रूलिंग पार्टी में से होते हैं। ठीक है, एंड इन इंडिया दो द स्पीकर, क्योंकि स्पीकर का काम क्या है, वो पार्लियामेंट को हाउस प्रिसाइड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपके कई सारे अपोजिशन भी है, रूलिंग पार्टी भी है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, तो उन सब में एक न्यूट्रल तरीके से एक हेल्दी डिबेट हो। ठीक है, कोई फेवर या बायसनेस ना दिखे। ठीक है, ये रोल होना चाहिए। तो स्पीकर इज कंसिडर टू बी द न्यूट्रल ऑफिस। ठीक है, दो रिमेंबर दैट दो इन इंडियन कंटेक्स्ट द स्पीकर डज नॉट रिजाइन फ्रॉम द प्राइमरी पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, क्योंकि ये भी तो इलेक्शन लड़के ही आए ना, ये भी तो पहले मेंबर ही थे ना लोकसभा के, जीते, फिर इन लोगों ने डिसाइड करा भाई आप बन जाइए स्पीकर, आप सही हो, आप सीनियर वो हो, आप एक्सपीरियंसड हो और हमें लगता है आप सही हैं, फिर अपोजिशन भी एग्री कर जाए तो ऑलमोस्ट कि ठीक है। ठीक है, तो इंडियन कंटेक्स्ट में क्या होता है, जो स्पीकर होता है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन नहीं करता, वेयर एज इन यूके जो स्पीकर होता है वो रिजाइन कर देता है, व्हेन ही बिकम्स अ स्पीकर ही रिजाइन फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी, बट इंडिया में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो रिमेंबर दैट। ठीक है, तो ये आपके स्पीकर चुने गए। अब आप क्या है, डिप्टी स्पीकर। ऑब्वियसली बात है भाई, स्पीकर हमेशा रहेंगे ऐसा जरूरी तो नहीं है, मान लो उस दिन उनकी तबीयत खराब हो गई तो इसका मतलब क्या हाउस चलेगा नहीं, तो वी नीड अ सेकेंडरी ऑफिसर आल्सो। तो सेकेंडरी ऑफ के जो ऑफिसर्स होते हैं दैट इज डिप्टी स्पीकर, अगेन ही इज आल्सो बीन इलेक्टेड फ्रॉम द हाउस। ठीक है, यही लोग आपस में चूज करते हैं कि भाई ये हमारे डिप्टी स्पीकर है। ठीक है, तो सिमिलर रोल है, जब स्पीकर नहीं होंगे तो डिप्टी स्पीकर आपके रहेंगे, वो प्रिसाइड करेंगे। ठीक है, अगर मान लो स्पीकर भी नहीं है, डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, तो फिर आपका एक पैनल ऑफ स्पीकर बनाया जाता है। ठीक है, उसमें कुछ लोगों को डाला जाता है कि भाई अगर ये दोनों नहीं है उस दिन, मान लो छुट्टी पर हैं कि एक की तबीयत खराब हो गई, एक कहीं बाहर चले गए, तो इनमें से कोई भी आपका प्रिसाइड कर देगा। ठीक है, दैट इज बिकम द पैनल, रिमेंबर दैट। बट जब वेकेशन होगा, जब ये ऑफिस ही वेकेट हो जाएगा, in that case the house will find out a new speaker। वेकेट कैसे होगा, लेट्स से स्पीकर डिसाइडेड कि भाई मैं रिजाइन कर रहा हूं, अब क्वेश्चन आएगा कि भाई रिजाइन किसको करेंगे, ये रिजाइन करेंगे डिप्टी स्पीकर को। ठीक है, नाउ ही डिसाइडेड कि मुझे रिजाइन करना है, तो वेकेशन ऑफ हाउस यानी वेकेटिंग ऑफ द हाउस इज डिफरेंट। ठीक है, तो इन्होंने कहा डिसाइड करा कि भाई मैं रिजाइन कर रहा हूँ। दूसरा क्या हो सकता है, इन्होंने डिसाइड, इनकी मान लो डेथ हो गई, इन दैट केस आल्सो हाउस वेकेट हो गया ना, फिर से नया स्पीकर चुना जाएगा, तो दैट इज अ डिफरेंस। ओके, एंड वन मोर थिंग, क्योंकि देखो लोकसभा में से चुने गए हैं, लोकसभा की ड्यूरेशन कितनी, 5 ईयर्स की होती है। ओके, तो अगर हम नेचुरली अगर हम सोचें कि भाई 5 ईयर्स के लिए लोकसभा है, स्पीकर भी ये लोकसभा के लिए ही चुना गया है, तो स्पीकर की भी टर्म कितनी होनी चाहिए, 5 ईयर्स की, यानी जैसी लोकसभा बंद होगी आपके स्पीकर का भी टर्म खत्म हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है इंडियन कंटेक्स्ट में। इंडिया में क्या होता है, ठीक है, इसको थोड़ा समझ लो। लेट्स से दिस इज लोकसभा, ठीक, इनको प्रिसाइड कर रहे हैं स्पीकर। ओके, और यहां पर ये जो आपका टर्म है इसके 5 ईयर के लिए है। लेट्स से अभी आपकी है 2025, 2030 में आपकी लोकसभा की डिसॉल्व हो जाएगी, टर्म पूरा हो गया, सारे मेंबर्स आपके खत्म हो गए, मेंबरशिप का सबकी एक्सपायर कर गई, टेन्योर खत्म हो गया, बट स्पीकर का ऑफिस रहेगा। जैसे ही न्यू लोकसभा आएगी तो ये स्पीकर क्या करेंगे, ये हैंड ओवर करेंगे न्यू स्पीकर को। जब तक आपका नया स्पीकर नहीं आता है तब तक स्पीकर रहेंगे, या फिर न्यू लोकसभा नहीं आती है सॉरी, तब तक आपके स्पीकर का ऑफिस रहता है। और हमें इलेक्शंस कितने दिन में करवाने होते हैं, 6 मंथ्स में एटलीस्ट।
ठीक है, तो यानी कि 6 मंथ्स तक आपके स्पीकर का ऑफिस रह सकता है। ठीक है, तो यानी कि जब आपके लोकसभा डिसॉल्व होती है तो स्पीकर का ऑफिस डिसॉल्व नहीं होता है। जब तक नई लोकसभा नहीं आ जाती है तब तक स्पीकर का ऑफिस रहता है। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्पीकर प्रोटम की। ये क्या है? एज आई सेड दैट, देखो लॉजिक से चलते हैं। लोकसभा हुई, इलेक्शंस हुए, लेट से ये लोग सेलेक्ट हुए, ये आ गए लोकसभा में। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, इनको सबसे पहले काम क्या करना था, इनकी ओथ लेनी थी। अब ओथ कौन लेगा? प्रेसिडेंट तो है नहीं। प्रेसिडेंट ने क्या करा, एक स्पीकर प्रोटम अपॉइंट कर दिया कि भाई आप इनकी ओथ दिलवा दो। ठीक है, तो ओथ का काम करवा दिया स्पीकर प्रोटम ने। स्पीकर प्रोटम यूजुअली जो सीनियर मोस्ट होता है, आपके मेंबर होते हैं, उनको बना देते हैं हम लोग। ठीक है, अब दूसरा काम क्या था, इमीडिएट काम, कि भाई हमें स्पीकर चुनना है जो हमारे फंक्शन हाउस को फंक्शन करेगा। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर चुनना है। तो अभी हमने प्रिसाइडिंग ऑफिसर चुना ही नहीं है, वी हैव नॉट येट इलेक्टेड आवर प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो जो प्रोसेस है वो भी तो एक इलेक्शन प्रोसेस है ना, उसको कौन एडमिनिस्टर करेगा? वहां पर भी तो हमें एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर चाहिए ना, जो देखेगा ऊपर से कि भाई हम अपने स्पीकर को सही तरीके से चुन रहे हैं कि नहीं चुन रहे हैं, प्रोसेस पूरा फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो काम भी स्पीकर प्रोटम करेगा, क्योंकि इनके पास ज़्यादा रोल है नहीं। तो इसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि ये रूलिंग पार्टीज हैं क्या पोजिशन पार्टीज हैं। तो यूजली वी विद द कन्वेंशन वी डिसाइडेड कि जो सीनियर मोस्ट होगा उनको हम स्पीकर प्रोटम बना देंगे। ठीक है, वो आपके जो भी होंगे न्यू मेंबर्स उनके ओथ को एडमिनिस्टर करवाएंगे। देन फिर आपके जो स्पीकर के इलेक्शन है उसको इलेक्ट कराने के प्रोसेस के बाद नाउ ही विल हैंड ओवर टू द स्पीकर। दैट इज अ फंक्शन ऑफ स्पीकर प्रोटम। ठीक है, अब हम बात करते हैं राज्यसभा की। अब राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा में डायरेक्टली इलेक्टेड तो आ नहीं रहे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड आ रहे हैं। स्टेट्स भेज रहे हैं ना, असेंबलीज भेज रही है ना अपने लोगों को। उत्तर प्रदेश ने अपने 30 लोगों को भेज दिया, दिल्ली ने अपने 3 लोगों को भेज दिया कि भाई जाओ आप राज्यसभा में, आप हमारे रिप्रेजेंट करो वहां पर। दैट इज अ फंक्शन ऑफ राज्यसभा। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी हमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर चाहिए। तो यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर हमारे कौन होंगे, चेयरमैन, चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरमैन। बट जो चेयरमैन है वो बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। तो क्या ये डायरेक्टली इलेक्टेड है फ्रॉम हाउस? जैसे लोकसभा में ओम बिरला जी पहले एमपी थे, पहले एमपी बने, उसके बाद वो स्पीकर बने। बट फॉर एग्जाम्पल धनखड़ जी, ही इज अ वाइस प्रेसिडेंट, ही इज आल्सो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। बट क्या ये राज्यसभा के मेंबर है? नहीं है ना, राज्यसभा के मेंबर्स ने तो नहीं इनको इलेक्ट नहीं करा ना, ये वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़कर आए। ठीक है, दैट इज अ डिफरेंस। जो चेयरपर्सन होता है वो मेंबर नहीं होता है राज्यसभा का, दो ही इज प्रिसाइडिंग दैट थिंग, बट वो मेंबर नहीं है। ठीक है, इसलिए जब भी आपके लेट से उनके इम्पीचमेंट प्रोसेस वगैरह होता है तो उसमें इनका फर्स्ट वो वोटिंग के वो राइट्स नहीं होते हैं। इनकेस टाई हो जाता है वो दूसरी बात है। ठीक है, बट बात होती है अब डिप्टी चेयरमैन की। डिप्टी स्पीकर भी अगेन सेम प्रोसेस था लोकसभा का, वहीं से चुने जा रहे थे। डिप्टी चेयरमैन आपका राज्यसभा में से चुना जाता है। ये लोग आएंगे आपस में डिसाइड करेंगे भाई ये फला ये एमपी हैं, इनको हम लोग अपना डिप्टी चेयरमैन चूज करना चाहते हैं। तो ये आपके राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के आपके इलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं। अब आते हैं लीडर्स, कौन होते हैं आपके हाउस के। तो देखो प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या हो रहे हैं, वो आपके हाउस की पूरी फंक्शनिंग है, पूरा जो ऑपरेशन है उसको रेगुलेट कर रहे हैं। लीडर्स कौन होता है, दीज आर बेसिकली द लीडर ऑफ हाउसेस। जो आपके कई पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनके लीडर्स होंगे। तो बेसिकली अगर हम देखें हाउस में दो मेजर आपके लीडर होंगे, दैट इज लीडर ऑफ हाउस एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, अब लीडर ऑफ हाउस कौन होगा, हमने क्या कहा, दो हाउस है हमारे पास, लोकसभा और राज्यसभा।
प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर इज यूजुअली फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, इज अ लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी, है ना? तो जो अगर लेट से प्राइम मिनिस्टर इज आल्सो एन एमपी, या तो वो लोकसभा के होंगे या राज्यसभा के होंगे, तो अगर प्राइम मिनिस्टर लोकसभा में से आ रहे हैं तो वो लोकसभा के लीडर ऑफ हाउस कहा जाएगा उनको, ठीक है? बट अगर प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा से आ रहे हैं तो लीडर ऑफ हाउस राज्यसभा का कहा जाएगा, तो यानी कि राज्यसभा के जो लीडर ऑफ हाउस होंगे वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो राज्यसभा से आते थे, तो यानी लीडर ऑफ हाउस राज्यसभा में कौन था? डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है? बट लोकसभा में भी तो लीडर ऑफ हाउस चाहिए होगा, तो वहां पर कोई और मेंबर, यूजली जो सीनियर आपके यूनियन मिनिस्टर होते हैं उनको बना दिया जाता है, ठीक है? सिमिलरली अगर इस केस में बात करें तो मिस्टर नरेंद्र मोदी ये आपके लीडर ऑफ हाउस हैं इन लोकसभा, तो राज्यसभा में कोई सीनियर मेंबर जो राज्यसभा के भी मेंबर होंगे, सीनियर आई मीन सीनियर आपके मिनिस्टर, ठीक है? यूजली यूनियन मिनिस्टर, फॉर एग्जांपल पीयूष गोयल जी, ठीक है? वो आपके राज्यसभा के लीडर ऑफ हाउस कहलाए जाएंगे। सिमिलरली आपके एक लीडर ऑफ अपोजिशन आता है, ठीक है? लीडर ऑफ अपोजिशन क्या कहता है कि मिनिमम आपके पास 10% आपकी सीट्स आपने जीती हो, ठीक है, आपके इलाके में, तब हम आपको लीडर ऑफ अपोजिशन का स्टेटस देते हैं, ठीक है? तो जो पॉलिटिकल पार्टी इसको एक्वायर करती है, या तो सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी हो, और अगर सेकंड लार्जेस्ट कोई नहीं है तो एटलीस्ट आपके 10% अपने हो, तब आपको लीडर ऑफ अपोजिशन का स्टेटस मिलेगा, ठीक है? लीडर ऑफ जो अपोजिशन होता है इट एंजॉयज द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है? तो उसके इक्वलेंट उनकी रैंक होती है, ठीक है? तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन को कंसिडर किया जाता है, ठीक है? तो ये आपके होते हैं। फिर आपका एक कॉन्सेप्ट होता है विप का। विप में क्या होता है बेसिकली, हमारे जो पार्लियामेंट इसमें सिर्फ एक या दो पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, है ना? तो अब उन पॉलिटिकल पार्टीज को का भी हमें एक लीडर चाहिए होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से देयर इज अ पॉलिटिकल पार्टी लाइक समाजवादी पार्टी, ठीक है? तो उनका भी तो हमें एक लीडर चाहिए होगा। उनके लेट्स से अगर मान लो उनके 10 मेंबर्स 10 एमपीज हैं, तो 10 से थोड़ी ना हम बात करेंगे, कोई एक हमें चाहिए होगा जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। सिमिलरली लेट्स से देयर इज अ पॉलिटिकल पार्टी लाइक टीएमसी, ठीक है? तो उनका भी एक हमें एक लीडर चाहिए होगा, तो वो हमारे विप होते हैं यूजली, ठीक है? तो यानी कि जो लीडर ऑफ देयर पॉलिटिकल पार्टी इन दैट हाउस इज कंट्रीज अ विप। उनका कुछ और भी रोल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ देखेंगे, ठीक है? मान लो कि पॉलिटिकल पार्टी का एक स्टैंड है, उन्होंने कहा कि भाई फला बिल पर हमें वोट फेवर में करना है या अगेंस्ट में करना है, तो जो विप होते हैं दैट इज दे यूजली गिव द इंस्ट्रक्शन टू देयर मेंबर्स, ठीक है, कि भाई देखो हमारी पॉलिटिकल पार्टी इस बिल के फेवर में है तो हम सबको इस पर वोट करना है। या फिर आपके जो पार्टी डिसिप्लिन होता है उसको इंश्योर करने के लिए, ठीक है, वी यूजली हैव अ विप, ठीक है? तो ये आपके लीडर्स होते हैं इन द पार्लियामेंट। अब कुछ आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। व्हाट आर दोस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स? Summoning, sessions, recess, adjournment, adjournment NDA, propagation, dissolution, lame duck session, quorum, and there is a language in parliament, ठीक है? इसको समझने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ आउटलाइन बताता हूँ। ये आपकी लोकसभा है, ठीक है? कितने साल के लिए इलेक्ट हुई है? आपके 5 साल के लिए, ठीक है? 2025, 2026, 2027, लेट्स से 2028 और 30 तक जाती है, ठीक है? ये इसका सेशन है, सॉरी ये इसका टेन्योर है लोकसभा का, ठीक है? कि भाई 5 साल के लिए आपका सिलेक्ट हुई है। अब हमने क्या कहा कि लोकसभा का फंक्शन क्या है पार्लियामेंट का? डिबेट करना, डिस्कशन करना, लॉज को पास करना, बिल्स को एक्ट बनाना, यही सब काम है। अब ये सब काम कब होंगे? जब ये सारे मेंबर्स आके बैठेंगे एक साथ। मैं एमपी हूं तमिलनाडु का, ठीक है? लेट्स से मैं चेन्नई से एमपी हूं। एक एमपी हैं नॉर्थ ईस्ट के, लेट्स से आपके शिलोंग के। एक एमपी हैं पंजाब में, लेट्स से जलंधर से, ठीक? एक एमपी है आपके गुजरात से, लेट्स से अहमदाबाद से,
मैं तो चेन्नई में बैठा हूँ, वो आपके अहमदाबाद में बैठे हैं, एक आपके पंजाब में बैठे हैं, एक आपके शिलोंग में बैठे हैं। तो हम लोग कब करेंगे डिबेट, डिस्कशन कहाँ होगा? तो हम सबको बुलाया जाएगा ना कि भाई आइए, दिल्ली आते हैं, दिल्ली में बैठते हैं, ठीक है, तब हम डिस्कशन करेंगे। या फिर मैंने कहा कि चलो भाई दिल्ली में पार्लियामेंट है, मैं चला गया अप्रैल में, शिलोंग वाले कह रहे हैं कि नहीं भाई मैं तो जुलाई में आऊँगा, अहमदाबाद वाले कह रहे हैं नहीं भाई मैं दिसंबर में आऊँगा, मैं बिजी हूँ। तो ऐसा तो नहीं होगा, सेम टाइम पे सेम एट सर्टेन प्लेस हमें बुलाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड सेशन। हमें सेशंस के लिए बुलाया जा रहा है और इसको क्या करा जा रहा है, समन किया जा रहा है। भाई आइए, बैठिए, हमें एक बिल पास करना है, उस पर डिबेट करनी है। अब ये समनिंग कौन करेगा, बुलाएगा कौन? प्राइम मिनिस्टर, वो भी तो खुद एमपी है, या स्पीकर। यहां पर क्या है, समन करेंगे हमें प्रेसिडेंट। समनिंग पावर प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट कहेंगे भाई आइए, सब आइए, बैठ के डिस्कशन करना है, डिबेट करनी है, एक बिल है उसको पास करवाना है, कई सारे बिल्स हैं उनको एक्ट बनाना है। तो प्रेसिडेंट विल समन इट। अब ये क्या होगा, ये सेशंस में होगा, ठीक है। अब जस्ट लेट से मुझे जस्ट गिव मी, पूरी साल के लिए तो मुझे बुलाया नहीं जा सकता कि भाई पूरी साल बैठ के मैं दिल्ली में तो बैठ ही नहीं सकता, है ना भाई। मैं अगर चेन्नई से हूँ भाई, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ ना, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ इश्यूज है तो मुझे उसके बारे में तो पता होना चाहिए, मुझे वहाँ पे भी तो रहना है। तो मुझे किस सर्टेन टाइम के लिए बुलाया जाएगा कि भाई इन टाइम के लिए आप आइए दिल्ली में। अब इसमें क्या होगा, तो इनको हम डिसाइड करते हैं सेशन से। तो मुझे यूजली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि एटलीस्ट आपके साल में 2 सेशंस होने चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि मिनिमम आपका जो मैक्सिमम आपका जो डिफरेंस हो सकता है सेशन के बीच का, दैट इज 6 मंथ्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सेशन जनवरी में करा गया तो अगले सेशन में मैक्सिमम, क्योंकि हमें साल में कम से कम 2 बार करना ही है, तो जनवरी में अगर मैंने करा है तो मुझे अगला अगस्त में करना ही पड़ेगा। और इन्होंने कहा मैक्सिमम 6 मंथ्स का ही डिस्टेंस हो सकता है 2 सेशन के बीच में। ऐसा नहीं कि एक जनवरी में हुआ तो अगला हम दिसंबर में करेंगे, नहीं, ये नहीं है, ठीक है। तो 6 मंथ्स का होना चाहिए, इसका मतलब हमारे साल में कम से कम हमारे 2 सेशंस होने चाहिए। अब इंडिया में क्या होता है, इंडिया में हम लोग 3 सेशंस करते हैं, ठीक है। लेट्स से दिस इज 2025, एक होता है हमारा बजट सेशन जो यूजुअली हमारा फैब मार्च के टाइम होता है। फिर एक होता है हमारा मॉनसून सेशन जो यूजुअली हमारा जुलाई अगस्त के टाइम होता है। एंड देन वी हैव अ विंटर सेशन जो यूजुअली हमारा नवंबर दिसंबर के टाइम होता है। तो हम लोग 3 सेशंस साल में करते हैं। सेशन बुला कौन रहा है, प्रेसिडेंट, कि भाई आ जाओ बजट है, सब लोग डिस्कशन करना है, बजट पास करना है, बजट सेशन हो गया। मॉनसून सेशन में जुलाई में फिर से कहा कि भाई सब आ जाइए एमपीज वगैरह, हमें कुछ बिल्स हैं उनको पास करना है, कुछ डिबेट करवानी है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो कहा गया है कि भाई 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम टाइम 6 महीने का हो सकता है, बट टाइमिंग के बारे में नहीं बताया गया है, रिमेंबर दैट, ठीक है। ये चीज़ हो जाती है। अब होता क्या है, ये चल रहा है मेरा सेशन, अगला है मेरा मॉनसून। अब ये बीच में क्या हुआ, बीच में आ गया रिसेस। इस टाइम मेरे पास रिसेस है ना, तो ये होती है रिसेस। 2 सेशन के बीच के टाइम को हम लोग रिसेस कहते हैं। फेब मार्च में काम करा, फिर अब हम अगली बार आएंगे जुलाई अगस्त में, तो हमारा अप्रैल मई जून हमारा क्या हो गया, रिसेस हो गया, ठीक है।
फिर हम आते हैं एडजर्नमेंट। ठीक है, एडजर्नमेंट से पहले ये समझ लेते हैं डेसोल्यूशन एंड प्रोपोगेशन। क्योंकि देखो लोकसभा क्या थी, 5 साल के लिए थी, तो 5 साल जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं हम लोग लोकसभा को क्या करते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, यानी कि लोकसभा को हम लोग भंग कर देते हैं। अब लोकसभा ये खत्म हो गई। मैंने क्या कहा था, मैं क्या हूँ, एमपी हूँ, एमपी आपका चेन्नई से। ठीक है, 5 साल बाद आई एम नो मोर एमपी फ्रॉम चेन्नई। सिमिलरली द पर्सन हु वाज फ्रॉम द पंजाब, ही इज नो मोर एमपी फ्रॉम लेट्स से जलंधर, और द एमपी हु इज फ्रॉम द अहमदाबाद, ही इज नो मोर एमपी फ्रॉम द अहमदाबाद। अब मुझे प्रेसिडेंट कॉल नहीं कर सकते हैं कि भाई आओ सेशन करो, क्योंकि भाई मेरा 5 साल का था, 5 साल खत्म हो गए, लोकसभा अब हमारी क्या हो गई, डिसॉल्व हो चुकी है। ये कंडीशन होगी टेन्योर कंप्लीट होने पे। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि इसको प्री मेच्योर भी डिसॉल्व किया जा सकता है, 5 साल पहले ही इसको डिसॉल्व कर दिया जाए। व्हाट विल बी इन दिस केस, लेट्स से हमने क्या कहा था कि जो गवर्नमेंट होती है इट एंजॉयज द मेजॉरिटी, तो अगर वो मेजॉरिटी इंजॉय नहीं कर रही है, इन दैट केस द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व प्री मेच्योरली, कि भाई जो गवर्नमेंट है वो कॉन्फिडेंस इंजॉय नहीं करती है मेजॉरिटी का, तो इसका मतलब लोकसभा को वो डिसॉल्व कर सकती है। दैट इज ऑल्सो केस डेसोल्यूशन। अब डेसोल्यूशन की पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, स्पीकर के पास नहीं है। ठीक है, प्रोपोगेशन क्या होता है, ये तो हमने कहा 5 साल के लिए हमने बताया कि भाई 5 साल बाद डिसॉल्व हो रही है या फिर उससे पहले हो जा रही है सर्टेन सिचुएशन में। बट साल की जब हम बात कर रहे हैं, साल में तो हमारे 3 सेशंस हो रहे हैं ना। अब ये जो सेशन है ये हमने डिसाइड करा फेब से मार्च तक चलेगा, बट पता चला कि यार 30 मार्च तक ले जाने की जरूरत ही नहीं है, 20 मार्च तक ही जितने भी बिल्स थे सब डिस्कशन हो गए, या फिर कुछ कंडीशन आ गई, इसको हमने कहा अब इसको यहां पर बंद कर देता है। डेसोल्यूशन में क्या हो रहा था, हम पूरी लोकसभा को खत्म कर रहे थे, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ सेशन को खत्म कर रहे हैं कि भाई बजट सेशन है 30 मार्च तक न ले जाके 20 मार्च तक खत्म कर देते हैं, या फिर हमने कहा 30 मार्च तक ही इसको खत्म करते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रोपोगेशन। अब ये भी कौन डिसाइड करेगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट ओनली, वो प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेंगे, स्पीकर नहीं डिसाइड करेंगे। ठीक है, मार्च को कंप्लीट कर दिया हमने, क्या बजट सेशन 30 मार्च को खत्म करो, फिर से अगले सेशन के लिए जुलाई के लिए लेट्स से हमने डिसाइड करी 15 जुलाई को हम लोग मॉनसून सेशन कर रखेंगे, वो प्रेसिडेंट ने फिर से समन करा कि भाई आ जाओ 15 जुलाई को मॉनसून सेशन शुरू हो रहा है, तो सेशंस को जो एंड करा जा रहा है दैट इज प्रोपोगेशन। ठीक है, अब बात आती है एडजर्नमेंट क्या है। अब ये जो सेशन है, इस सेशन के बीच में कुछ ना कुछ डिसरप्शन आ सकती हैं। हमने बिल को डिसाइड करना था लेकिन बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला होने लगा, बहुत ज़्यादा वो आउट ऑफ जो प्रोसेस था उसको रूल्स से जो उसको ढंग से फॉलो नहीं करा जाता, स्पीकर को गुस्सा आया, उसने कहा कि भाई मैं एडजर्न कर रहा हूँ, यानी कि जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, जो डिबेट चल रहा है उसको रोक रहा हूँ मैं। दैट इज कॉल्ड एडजर्नमेंट। विद इन दैट सेशन स्पीकर हैज अ पावर टू एडजर्न द हाउस, यानी कि हाउस की कुछ वर्किंग को रोक दिया जाए कुछ टाइम के लिए, ताकि प्रॉपर वापस ऑर्डर आ जाए, फिर से हम लोग शुरू कर देंगे डिबेट को। यहां पर हम सेशन को ना ही खत्म कर रहे हैं और ना ही हम लोकसभा को डिसॉल्व कर रहे हैं। बजट सेशन है बट बीच में कुछ डिसरप्शंस आ गई, तो स्पीकर डिसाइडेड कि भाई इसको कुछ टाइम के लिए रोक देते हैं और इसको थोड़े से फिर हम लोग रेज्यूम कर देंगे। दैट इज कॉल्ड एडजर्नमेंट। आई होप दैट इट इज बीइंग क्लियर। डेसोल्यूशन, प्रोपोगेशन और एडजर्नमेंट में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, तो डेसोल्यूशन बहुत बड़ा है, पूरी लोकसभा ही खत्म हो जाती है, प्रोपोगेशन में सेशन खत्म हो जाता है, एडजर्नमेंट विद इन द सेशन कुछ डिसरप्शन आते हैं, तब हम सेशन को रोक देते हैं कुछ टाइम के लिए।
तो एडजर्नमेंट की जो पावर है दैट इज विद द स्पीकर, बट प्रोपगेशन एंड रेजोल्यूशन की जो पावर है दैट इज विद द प्रेसिडेंट. Now coming to adjournment sine die means we don't know the timeline कि कब हम इसको रिज्यूम करने वाले हैं. एडजर्नमेंट तो कर दिया एंड लेट्स सी व्हेन द ऑर्डर रीऑर्डर्स. ठीक है, तो जब जैसे ही वापस ऑर्डर्स मेंटेन हो जाएगा देन वी विल बी रिज्यूम इट. ठीक है, तो ये आपके हो गए. एक होता है आपका लेम डक सेशन. लेम डक सेशन क्या कहता है आपका, बेसिकली लेट्स से लोकसभा हमने कहा कि 5 साल की है. ठीक है, अब लेट्स से मैंने कहा 2025 में एक लोकसभा है आपकी आई, और 2030 तक इसको रहना है. ठीक है, अब हमें पता है 2030 में लेट्स से इलेक्शन कमिश्नर डिसाइड किया मई में इलेक्शन होने वाले हैं, बट 2030 में बजट सेशन तो होगा ना, फेब मार्च में. इलेक्शन मई में, उसके बाद वापस नया सेशन आएगा, नई लोकसभा बनेगी, बट फेब मार्च में आपका एक सेशन तो बजट सेशन होने ही वाला है. दैट सेशन, लास्ट सेशन इज कंसिडर एज अ लेम डक सेशन, बिकॉज उनको भी पता है कि अब हम कुछ करेंगे, कुछ नया लाएंगे, कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अब तो नई लोकसभा आ जाएगी. ठीक है, कुछ टाइम के बाद इलेक्शन है, दैट इज कॉल्ड लेम डक सेशन. ठीक है, फिर आपका एक कोरम होता है. टू मेंटेन कि भाई आपका जो प्रॉपर फंक्शनिंग हो, वी नीड सर्टेन स्ट्रेंथ. ठीक है, आपकी मिनिमम कुछ स्ट्रेंथ होनी चाहिए तभी हाउस चल पाएगा. अब मान लो सिर्फ 2 लोग बैठे हुए हैं और हम कहेंगे चलो भाई डिबेट एंड डिस्कशन करते हैं, बिल पास कर देते हैं, ऐसा तो होगा नहीं. तो इट इज़ बीन कंसिडर जब 1/10 मेंबर्स जब आपके प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कंसिडर कोरम, एंड इन दैट स्पीकर इज ऑल्सो इंक्लूडेड. जब आपके मिनिमम इतने लोग बैठे होंगे तब हम उसको कोरम समझेंगे और तब हम प्रोसीडिंग शुरू करेंगे. अगर इससे कम लोग हैं तो हम लोग उस दिन प्रोसीडिंग शुरू नहीं करेंगे. कहने का मतलब ये है, अगर सभी एमपीज ने मास बंक मार लिया तो सेशन नहीं होगा. ठीक है, बट अगर मिनिमम आपके 1/10 लोग आ गए तो हम लोग सेशन शुरू कर देंगे, क्लास आपकी मतलब शुरू हो जाएगी. ठीक है, अनदर वन इज द लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट. सो बेसिकली देयर आर द 2 लैंग्वेजेस. ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश, बट एमपीज आर अलाउड टू स्पीक इन देयर मदर टंग और नेटिव लंग, विच एवर दे वांटेड. ठीक है, अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर अलाउ करते हैं तो वो लोग कर सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ठीक है, तो उनकी ट्रांसलेशन वगैरह दे दी जाती है बाकी एमपीज़ को, बट यूजली द नॉर्मल प्रोसीडिंग्स आपकी जो हिंदी और इंग्लिश में होती है. ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स विच इज रिलेटेड टू द पार्लियामेंट. ओके, नाउ द नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्रोसेसेस, द पोजिशंस ऑफ द बिल विद रिस्पेक्ट टू द लैप्सिंग ऑफ द बिल. ठीक है, तो यूजली क्या होता है कि जब हमारे सेशंस वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं. ठीक है, जब डिज़ोल्व हो जाते हैं, जब प्रोपोगेट हो जाते हैं, जब एडजर्नमेंट हो जाते हैं, तो क्या हमारे बिल्स पे, मोशंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग द बिल्स, टाइप्स ऑफ बिल्स, एज वेल एज द process, the whole procedures being followed for the passage of the bills, that we will be discussing later on. Okay, in the next class. Thank you for today's